नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। रुद्रप्रयाग के ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टेम्पो ट्रेवलर अलकनंदा नदी पर गिर गया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक अब तक 9 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे को लेकर सीएम धामी ने भी दुख जताया। वहीं अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन के निर्देशों पर गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश के एम्स ले जाया गया है। और आप देख सकते हैं भागीरथी नदी में ये टेम्पो ट्रैवलर गिर चुका है, जिसके चलते 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। 9 लोग अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट करते हुए सीधे ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया है, जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि घायलों का एयरलिफ्ट कर यहां पर अच्छा इलाज मुहैया कराने को लेकर यहां पर पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए हैं। तो वहीं दुख जताते हुए यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर पोस्ट कर यहां पर दुख जताया और सभी अधिकारियों को शीघ्र इसमें काम करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सभी से सचेत रहने के निर्देश भी यहां पर किए जा रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, नया अपडेट है, और 3 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। तो वहीं मौके पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 9 लोगों को एयरलिफ्ट करते हुए सीधे ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया है, जहां पर सभी घायलों का चिकित्सकों की देखरेख में अच्छा उपचार उन्हें मिल पाए, इसके लिए एयरलिफ्ट करवाते हुए सीधे ऋषिकेश एम्स इन्हें पहुंचाया गया है। तो वहीं आपको बता दें, जो कि हल्की फुल्की चोटें कई यात्रियों को आई हैं, तो उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में लेकर गए हैं, वहां पर उनका इलाज जारी है। तो 2 तस्वीरें सीधे रुद्रप्रयाग से आपको दिखा रहे हैं। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी, जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, और बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है। तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है, जैसे कंफर्म होगी हम आपको बताते हैं। कौन कौन सी रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँची है? रेस्क्यू टीम में सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे थाना चौकी के लोग और लोकल लोगों द्वारा रेस्क्यू शुरू किया गया। इसमें पुलिस लाइन पास नहीं होने के कारण SDRF जो हमारे पास तैयारी रहती है वो यहाँ पे आ गई। साथ ही इसको ITBP और आर्मी की भी गोताखोरों को लगाया जा रहा है, क्योंकि नदी का स्तर और पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ होने के कारण रेस्क्यू और बस मिलने में थोड़ी इशू हो रहा है। बस दिखाई दे रही है? बस अभी नहीं दिखाई कि दे सर रही। खास तौर से बात यात्रियों की करें कि कहाँ क्या पता चल पाएगा कहाँ की बेसिकली है? राजस्थान के उदयपुर ज़िले के ये यात्री है और ये एक ही एक्सटेंडेड फैमिली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में NH 74 घोटाले में आरोपी PCS अधिकारी टीपी सिंह के आवास पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बता दें, 2017 में NH 74 में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया था। घोटाले में जमीनों को खुर्द बुर्द करके करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। वहीं किसानों को मुआवजा देने की फाइल के दस्तावेजों के साथ भी बैंकिंग दस्तावेजों को ईडी के अधिकारी खंगाल रहे हैं। मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की प्रगति और जन संतुष्टि से जुड़े मामलों की समीक्षा की है। इस दौरान हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के समाधान, लंबित मामलों की स्थिति और विभिन्न विभागों की जवाबदेही को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने रामनगर में आम डंडा के स्थित खाद्य गोदाम का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से गोदाम के स्टॉक, राशन उठान और वितरण के बारे में जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों से कहा कि गोदाम में और सुधार के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस प्रस्ताव को तैयार कर शासन को भेजे। इसके अतिरिक्त जो कार्य योजना से कराए जा सकते हैं उसकी भी सूची बनाई। वही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि बरसात के मौसम में कई बार गोदाम में रखा राशन पूरी तरह से गुणवत्ता के रूप में खराब हो जाता है और इसके लिए उन्हें निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेना जरूरी है। देखिए, आमनन्ना में हमारा खाद्य गोदाम है और आज खाद्य गोदाम इन दिनों बारिश के दौरान में किस स्थिति परिस्थिति में रह रहा है या किस स्थिति परिस्थिति में है, इसको देखने में यहाँ पर पहुंची थी और किस प्रकार से अपने जो चाहे वो गेहूं हो चाहे वो चावल हो उसका रखरखाव किया जा रहा है और अन्य क्या व्यवस्थाएं हमें यहाँ पर आवश्यक है, ये आज यहाँ पर अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए समीक्षा में सामने आया है कि कई चीज़ें जो है यहाँ पर अभी की जानी है, जिसमें रेनोवेशन से लेकर यहाँ आगे रास्ते को ठीक करने से लेकर इन विषयों को रखा गया है। तो मैंने अधिकारियों से यही कहा है कि एक तो ये शासन स्तर पर प्रस्ताव को भेजने का काम कर लें और दूसरा जो है जिला योजना के मद से भी हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। तो फिलहाल निरीक्षण के दौरान में सभी स्थितियां जो चाहे वो गेहूं के कट्टे हों चाहे वो चावल के कट्टे हों अभी तो दुरुस्त अवस्था में ही मैंने देखे हैं। आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा में हवाल बाग विकासखंड के दुरुस्त गांव में न्याय यात्रा निकाली है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कई गांवों का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। मौके पर वो ग्रामीणों के साथ झोड़ा ज्ञातु और साथ ही साथ पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आए हैं। देखिए, मैं तो लोगों से मिलने जा रहा हूं और अपनी बात उनके सामने रख रहा हूं, उनसे न्याय मांग रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आप केवल एक ही पक्ष को शक्ति कैसे दे सकते हैं? दूसरा पक्ष भी तो है विपक्ष। तो आज विपक्ष को ताकत दीजिए, अब हमारी बारी है, विपक्ष की बारी है। ये कहने के लिए जा रहा हूं क्योंकि ये सब क्षेत्र मेरे पुराने कार्य क्षेत्र रहे हैं और मेरा कर्तव्य है कि उन लोगों के पास मैं जा करके अपना अनुरोध रखूं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर महिला अपराधों के मामले पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता पर राज्य सरकार की चुप्पी हैरान कर देने वाली है और प्रदेश में महिला अपराधों के बढ़ते आंकड़ों को आज पूरा उत्तराखंड देख रहा है और उससे शर्मिंदा है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी को अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ दुष्कर्म करने के लिए मजबूर किया। इस आपराधिक कृत्य के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि अनामिका को योग दिवस पर सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। अनामिका शर्मा जो भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और जिन्होंने अपनी 13 साल की बेटी के साथ रेप करवाया, उनको शराब पिलाई, आज वो 5 जून को जेल में गई और उनकी कुछ फोटो और एक ऑडियो जेल के अंदर से हमारे पास आया है और उसमें वो अपने परिवार से 10 मिनट लगातार बात कर रही है। वो ऑडियो मैं अभी आपको रिलीज करूंगी। साथ ही उनको योगा दिवस पे सम्मानित किया जाता है। उनका एक फोटो योगा दिवस का जेल के अंदर का ये आया है, जो महिला 5 जून को अरेस्ट हुई है एक गंभीर मामले में, अपनी बेटी के साथ रेप करवाने के मामले में। उनको उस महिला को, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ी हुई है, तो उनको जेल में ये सुविधाएं दी जा रही है कि वो अपने केस को भी इन्फ्लुएंस कर सके। उनको मोबाइल की सुविधा दी जा रही है, वो अपने घर में बात कर रही है और घर में नहीं और जगह भी वो बात कर रही होगी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हमारा सरकार से सवाल है कि वो कौन से लोग हैं जो उससे मिले हुए, वो कौन से नाम है जिन्होंने उनकी बेटी के साथ रेप किया और कितनी महिलाओं के साथ उन्होंने ये अपराध इस समाज में करवाया है। उसके ऊपर जो जांच की मांग हम लगातार कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। महिला को तो आपने जेल में भेज दिया, लेकिन वो अपराधी कौन है जिन्होंने उनकी बच्ची के साथ रेप करा और वो
मुझसे बहुत सारी उनके फोन कॉल की जो फॉरेंसिक जांच की मांग कर लगातार हम लोग कर रहे हैं कि होनी चाहिए। और ये बड़ी घटना है कि 5 तारीख को जो महिला अरेस्ट हुई है वो 10 दिन बाद उसको योगा दिवस में सम्मानित किया जा रहा है। उसको जेल से उसके घर में और बाकी लोगों से बात करने की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका है उसको सवालों के घेरे में। उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सीएम धामी ने राज्य के सुदूरवर्ती गांव के चतुर विकास को लेकर बड़ा बीड़ा उठाया है। सीएम के निर्देशों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्त स्थल को गोद लेने का जिम्मा दिया गया है। अब योजना के तहत अधिकारियों ने अपने गोद लिए गांव के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 40 आईएएस अधिकारियों ने अलग अलग 40 गांवों को गोद लिया है। आपको बता दें कि जो भी ये आईएएस, जो वरिष्ठ आईएएस हैं, जिनको लंबा समय का अनुभव हो गया है, लंबे समय से राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनसे ये पहल कराई भी गई है और उन्होंने सभी ने एक एक गाँव भी गोद लिया है ताकि इन गाँव का विकास हो सके। उत्तराखंड में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पलायन होता है, जहाँ पर यह भी देखा जाता है कि रोजगार के संसाधन नहीं है या फिर गाँव में सुख सुविधा नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील आईएएस अधिकारियों से की थी कि जो भी उनकी पहली पोस्टिंग होगी या फिर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर वो चाहें तो एक गांव गोद ले सकते हैं ताकि इन गांवों का विकास कार्य भी हो सके और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका फायदा इन गांवों को पहुंच सके और जो रिवर्स प्लान हो सके उसके लिए भी इस दिशा में काम किया जाए ताकि आने वाले समय में जो ये गाँव हैं ये जगमगा उठे। और इन गाँव को क्योंकि ज़रूरत थी एक ऐसे अधिकारियों की जो आकर यहाँ पर सरकार की नीतियों का, यहाँ की योजनाओं तक जन जन तक पहुंचा सके और विकास कार्यों में चार चांद भी लगा सके। अब 40 आईएएस अधिकारियों ने 40 गांवों को गोद लिया है और देखने वाली बात भी होगी कितनी तस्वीर इन गांवों की अब बदलती हुई नजर आएगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चारधाम यात्रा मार्गों पर देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों को ठहरने की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सरकार यात्रा मार्गों से सटे गांव में होम स्टे को बढ़ावा देगी। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि हर घर में लोगों का एक कमरा होम स्टे के लिए रखें और प्रदेश सरकार की ओर से आतिथ्य परीक्षण देने के साथ बागवानी, पशुपालन व्यवसाय शुरू करने के लिए भी मदद मिल जाएगी। आपको बता दें कि पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने 2018 में दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना शुरू की थी और इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 6000 से अधिक होम स्टे खुल चुके हैं, जहां पर चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों को रास्ते में और ऐसे में सस्ते दरों पर ठहरने की सुविधा मिल रही है। राज्य सरकार की ओर से होम स्टे योजना चलाई गई है ताकि उत्तराखंड में जो तीर्थयात्री पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं, उनको रहने के लिए भी परेशानी ना हो और ऐसे में जो रोजगार है वो भी स्थानीय लोगों को मिल सके अपना घर किराए पर देकर। इसके लिए राज्य सरकार ने अब ये भी पहल की है कि जो भी चारधाम यात्रा में घर बढ़ रहे हैं उनके घरों में एक कमरा जो होगा वो होम स्टे योजना के लिए होगा, यानी कि जो यात्री आएंगे उनको लाभ मिल सकेगा, वो यहाँ पर ठहर सकेंगे कुछ पैसे देकर और साथ ही राज्य सरकार भी अब इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी जो अपने घरों में होम स्टे के ज़रिए एक कमरा ऐसे लोगों के लिए छोड़ेंगे, ऐसे तीर्थयात्रियों के लिए छोड़ेंगे जो यहाँ पर आकर आराम भी कर सके। अब यात्रा रूट्स पर इसको लेकर ये बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जो भी लोग होम स्टे योजना का बढ़ावा देंगे या फिर होम स्टे योजना के तहत कमरे बनाएंगे उनको लाभ भी राज्य सरकार देती हुई नजर आएगी, सब्सिडी देगी। इसके लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। राज्य में बाढ़ की चेतावनी के बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित अंचलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में बारिश के बाद मलबा आने से 33 मार्ग बंद हो चुके हैं, जिन्हें वापस से सुचारू करने का काम जारी है। उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है और ऐसे में आपदा जैसे हालात भी बनते हुए अब नजर आने लगे हैं। राज्य में 33 सड़कें ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से बाधित हैं और आवाजाही के लिए मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध भी हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा के लिए भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो इसके लिए राज्य सरकार पूरी तत्परता से काम भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से मानसून ने अपनी दस्तक दी और कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक भारी बारिश देखने को मिल रही है, येलो अलर्ट बार बार जारी किए जा रहे हैं, ऐसे में आपदा जैसे हालात भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पर भूस्खलन जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और कई जगह पर यह भी देखा जा रहा है कि अब इनसे हादसे भी बढ़ने लगे हैं, चाहे वो भूस्खलन की वजह से हो या फिर बढ़ते ट्रैफिक की वजह से हो। अब हादसे भी उत्तराखंड में बढ़ने लगे हैं जिससे कई लोग अपनी जान भी गंवाते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि राज्य सरकार ये अपील सभी श्रद्धालुओं से कर रही है कि जो भी लोग चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं वो एक बार मानसून जो आया है उत्तराखंड में उसका अपडेट भी ले ले, साथ ही मौसम का मिजाज देखकर कि वो घरों से बाहर निकले और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता पर भी रखें। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते एक हफ्ते से धाम में रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि अब तक केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन 28 लाख से ज्यादा लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। सभी यात्रियों के लिए सरकार की ओर से अच्छी व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने मौसम की जानकारी लेकर बताया है कि अब यात्रा में आने वाले सभी यात्री सतर्क रहें। मंदिर समिति के जो हमारे धाम है और इसमें हमारे लगभग 47 मंदिर है, जिसमें 2 हमारे बड़े धाम हैं, श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी। 2 मई को जो है कि कपाट खुले थे हमारे श्री केदारनाथ जी के और 4 तारीख को खुले थे हमारे श्री बद्रीनाथ जी। अब तक लगभग जो है कि कल तक का जो आंकड़ा है हमारा लगभग 22,67,700 तीर्थयात्रियों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण होता है लगभग 28,68,500 लोगों ने जो है कि इसका पंजीकरण कराया। सभी यात्रियों के लिए जिस प्रकार से यात्रा के सीजन में हमारे जिला प्रशासन, हमारा प्रशासन, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, आपको मालूम है जब कपाट खुले थे तो चारों धामों में हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री। सरकार ने जो सरकार संकल्पबद्ध है सभी तीर्थयात्रियों के लिए, देश भर से जो इन धामों में पूरे तीर्थयात्री आते हैं, लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उनको किस प्रकार से सुलभ, सरल और सहज और सुरक्षित जो है कि हम यात्रा उनकी करें और उनको दर्शनों की व्यवस्थाएं कराएं। सभी यात्रियों ने जो है कि ठीक प्रकार से यात्रा पूरी अच्छी प्रकार से चल रही है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर पौड़ी जिला सभागार में संविधान हत्या दिवस मनाया गया और इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्कूली बच्चों को तत्कालीन परिस्थितियों और घटनाओं के संबंधित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। वहीं कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गब्रियाल और इमरजेंसी की घटनाओं और उनके असर के बारे में जानकारी देते नजर आए। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चों की मौजूदगी रही। संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको ऑब्जर्व किया गया और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे और भारत सरकार से भी ऐसे निर्देश प्राप्त हुए थे। तो उसके क्रम में पौड़ी से 3 लोकतंत्र सेनानियों को वहां पौड़ी भी भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित भी किया गया है और साथ ही ज़िले में भी इसका कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें सभी को उसके संबंध में जो प्रदर्शनी थी वो दिखाई गई। साथ ही एक वीडियो भी वहाँ से हमें राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था, वो भी सभी को दिखाया गया, जिससे इसका पूरा प्रॉपर प्रचार प्रसार भी किया जा सका और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे संस्कृति विभाग के लोग और जो आम जनता उन्होंने भी इस कार्यक्रम के वो प्रतिभागी बने। जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं तो ऑब्वियसली वो बच्चों को उसमें क्या क्या जानकारियाँ हुई, क्या एक्चुअली किस प्रकार का हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, तो उसको लेकर ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी रहती है और एक बहुत अच्छा स्टेप है कि इस तरीके की प्रदर्शनियाँ, वीडियोस बच्चों को दिखाए जाते हैं जिससे उनके मन में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ऐसी घटनाओं को जानने के लिए। तो उसका कार्यक्रम आज यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया गया। देहरादून नगर निगम नदियों और नालों की सफाई में जुटा है और ताकि शहर में जलभराव की समस्या न हो। वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि वर्तमान में 9 जगहों पर सफाई का कार्य जारी है। वहीं बड़े नाले और नदियां इसमें शामिल हैं और इसमें लगभग 3 से 4 फुट से कीचड़ मलबा निकाला जा चुका है। उन्होंने बताया कि लगभग 25,000 मीट्रिक टन कूड़ा अभी तक निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी शायद ही इतने बड़े स्तर पर सफाई कार्य किया गया हो। उन्होंने बताया कि नदियां और नालों में मलबा कीचड़ निकाले जाने का कार्य जारी है। देखिए भाई साहब, ऐसा है, मुझे लगता है कि आज से पहले और इतनी बड़ी संख्या में लगभग 9 जगह हमारी डेली जो है नालों की सफाई चल रही है, नदी की सफाई चल रही है। गाद, कीचड़, मलबा जो भी वहाँ पर है, सिल्ट, सारा का सारा वहाँ पे उठा रहे हैं। 25,000 मीट्रिक टन हम लोग वहाँ से निकाल के बाहर चुके हैं, जिसका कि हमारे पास रिकॉर्ड है, बाहर निकाल चुके हैं। इतना मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी इतने बड़े स्तर पे पहले नदियों की ऐसी सफाई हुई होगी। आप देखेंगे तो नदियों के तल जो हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 फुट तक नीचे चले गए हैं। तो
किसी भी चीज़ में समय लगता है, और अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा बड़ी संख्या में वहाँ पे अभी जो गाद है, कीचड़ है, मलबा है, वो वहाँ पर होगा। निश्चित तौर पे अभी हमने उसका काम तो शुरू कर दिया है, 25,000 मीट्रिक टन हम लगाई है। इसके अलावा भी हम आगे तक इस कार्य को करते रहेंगे, और अभी समय लगता है किसी भी काम को। निश्चित तौर पे जब ये काम पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद जो है, जो लोगों के घरों में पानी आता है, क्योंकि जल स्तर जो है, नदी का जो तल है, वो इन गाद और कीचड़ मलबे की वजह से काफ़ी उठ गया है। ये जितना गहरा होता जाएगा तो नदियाँ जो हैं वो अपने स्वरूप में ही बहते हुए निकल जाएंगी, लोगों के घरों में पानी नहीं आएगा। आधुनिकता की इस दौड़ में अभी भी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कई ऐसे गांव के समूह क्षेत्र हैं जहां पर पोस्ट ऑफिस की सुविधा से ग्रामीण वंचित है। तो वहीं गरुड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले लोहागढ़ी, पछवाड़, थापड़ आदि गांव हैं जहां पर बड़ी मुश्किलों के बाद पछवाड़ गांव के ग्राम पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस खुल पाया है। दरअसल बता दें कि लोहागढ़ी पछवाड़ गांव के लोग 2006 से पोस्ट ऑफिस की मांग के लिए संघर्ष कर रहे थे, और पछवाड़ गांव में पोस्ट ऑफिस खुलने से लगभग 450 से अधिक ग्रामीण आबादी को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। सर, मैं रमेश भंडारी इस गोमती घाटी का ग्राम पंचायत थोल बुजवाड़ की पंचायत घर से बोल रहा हूँ, और रमेश भंडारी सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने इस घाटी के लिए एक वो चीज़ क्या है, मैस कॉलोनी भाई जवाबार जून आगे वो काम हमने यहाँ पर किया है। हमें बहुत खुशी है। इस घाटी को हमारे पास कई टेलीफोन आए हैं, कई लोगों ने बधाई दी है। हमने एक संघर्ष किया था 2005-06 में, जब जनप्रतिनिधि थे हम, तो हमने लिखा था कि हमें जो आवश्यक डाक पत्र गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसमें गोमती नदी उफान भर जाती है, लिहाजा 10-20 दिन में पोस्ट कम होगी तो डाक भिजवाते थे। ग्राम थोल बुजवाड़ ब्लॉक के लोहागढ़ी के जनप्रिय लोगों को अपने सुविधा के लिए बूंद बूंद से गौरी भरती है, सागर बन जाता है। लिहाजा अपने छोटी छोटी बचत पूंजी यहाँ पर करने का कष्ट करेंगे, और लिहाजा आपको रत्तीसेरा पोस्ट ऑफिस और लिहाजा आपको डंगोली गरुड़ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लिहाजा आपकी सुविधा के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर व्यवस्था की है, तो मैं बहुत विभाग का, प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी इसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी। हमने गोमती घाटी में यहाँ गजरे का उफान ज़्यादा आता था। यहाँ पर पुराना पोस्ट ऑफिस रत्तीसेरे में है, और गांव वाले ग्राम सभा बजौड़ वालों ने बहुत मेहनत करके इसके बहुत पहले 2006 से इसकी रिपोर्ट की थी, और आज जो है इसका उद्घाटन हो रखा है। और यहाँ पर बहुत खुशी है, गांव वाले पूरी ग्राम सभा बजौड़ वालों को बहुत खुशी है कि हमारे ग्राम सभा में आज पोस्ट ऑफिस खुल गया है। ये ऐसा है कि हमने यहाँ पे नया ब्रांच खोली है। नए ब्रांच में हमारे आरडी, फिक्स डिपॉजिट टीडी बोलते हैं, सुकन्या, बीमा की स्कीमें और आईपीवी। वर्तमान में कुछ दिनों बाद हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल वगैरह, उससे यहाँ पर खुले चलेगा। अभी फ़िलहाल 1-2 महीने तक केवल अस्थायी रूप से इसका लेन देन रत्तीसेरा डाकघर से होगा, और यहाँ पर केवल इस समय डाक डिलीवरी का कार्य किया जाएगा। लगभग बजवाड़, किलाब खेत और लोहागढ़ी को मिला के कम से कम 450 लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। निवासी ग्राम किलाब खेत का हूँ, और इसका हमने डिमांड दी थी 2006 में, और उस समय हमारा पोस्ट ऑफिस पहले पिंगलों में था, उसके बाद मैगड़ी में, फिर अभी ये बजवाड़ में आ गया। और इसीलिए जो भी यहाँ के सहयोगी जनता है, थापड़ बजवाड़, किलाब खेत या लोहागढ़ी वाले सम्मानित लोगों को अपना खाता, जिसका चाहे मैगड़ी हो, चाहे रत्तीसेरा हो, चाहे पिंगलू हो, या चाहे डंगोली में हो, हेडक्वार्टर डंगोली है, तो वो सारे अपने खाते कृपया यहाँ लाइए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।